बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लीडरशिप एंड मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, और उसमें हमने लीडरशिप को एक्सप्लेन ही ऐसे किया था कि दूसरों से काम करवा लेना इज़ कॉल्ड लीडरशिप, गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल इज़ कॉल्ड लीडरशिप, और इसके लिए उन्हें डायरेक्शंस देना और मोटिवेट करना दो बुनियादी शराइत हैं। इसलिए हमने लीडरशिप और मोटिवेशन का टॉपिक इकट्ठा ही स्टार्ट किया कि दूसरों से काम करवा लेना लीडरशिप है, लेकिन उसका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है टू मोटिवेट अदर्स। फिर हमने लीडरशिप की कुछ थ्योरीज डिस्कस की, उससे रिलेटेड हमने ट्रेड थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज और कॉन्टीजेंसी थ्योरीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, तो हमने मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया कि इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड योर एक्शंस। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसकी बिहाइंड रीज़न इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन को जब हमने टेक्निकली थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो हमने उसको कहा कि वो सब के सब प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ टारगेट्स। कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी हमारी एफर्ट्स हैं, उनमें इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस ले आती है, जो भी चीज़ वो कहलाती है मोटिवेशन। अब मोटिवेट हम कैसे होते हैं? जितने इंसान हैं उतने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स, जितने इंसान हैं उतने मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव या प्रोसेसेस। उसके लिए हमने इसको सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू किया। तो हमने पढ़ा कि मोटिवेशन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो बताती हैं कि हाउ डू पीपल गेट मोटिवेटेड। स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके मोटिव्स क्या होते हैं, क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं। हमने इसमें सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पढ़ी अब्राहम मैस्लो की, जिसमें उसने बताया था कि लोग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। पीपल आर गेट मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर नीड्स, वांट्स, और ये ज़रूरतें यूं ही रैंडम नहीं हैं, बल्कि दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो ये कहलाई हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें हमने 5 तरह की नीड्स पढ़ी: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी से रिलेटेड हमने एक थ्योरी डिस्कस की, ERG थ्योरी, जिसने बताया कि नीड्स 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं: नीड फॉर एग्जिस्टेंस, नीड फॉर रिलेटेडनेस, नीड फॉर ग्रोथ। और ये तीनों की तीनों नीड्स हर एक इंसान के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इनका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस डिफरेंट है। फिर हमने इसमें थ्योरी X, थ्योरी Y को डिस्कस किया, डगलस मैकग्रेगर की, जिसने ये बताया था कि देयर आर पीपल हु डज नॉट वांट टू वर्क। उनके लिए कोर्शन चाहिए, उनके लिए स्ट्रिक्टनेस चाहिए। जबकि ये थ्योरी X या X टाइप पीपल, और दूसरे थ्योरी Y, यस पीपल, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, उनके लिए इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें चाहिए। फिर हमने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी, जिसमें फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने कहा कि फैक्टर्स ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंसान समझता है कि ये तो बुनियादी ज़रूरतें होनी ही चाहिए, उनका नाम उसने रखा हाइजीन फैक्टर्स। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं विच आर अदर देन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिनको अगर इंसान को दिया जाए तो उसको मोटिवेट करते हैं, उसका नाम उसने रखा मोटिवेटर्स। तो हमने इसमें 2 फैक्टर थ्योरी में मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर्स पढ़े। फिर हमने इसमें थ्योरी ऑफ वर्क नीड्स को डिस्कस किया, जिसमें डेविड मैक्लेलन ने नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन का जिक्र किया था कि हम काम करते हैं या कुछ अचीव करने के लिए, या कंट्रोल लेने के लिए, या अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। और फिर हमने इसमें एडवन लॉकी की गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ी, जिसका बेसिक पॉइंट ही ये था कि स्मार्ट गोल्स हों और टाइम पे फीडबैक मिलता रहे, तो इन लोग मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट जो 2 थ्योरीज़ की हमने आज डिटेल्स पढ़नी है, उसमें एक हमारे पास है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, एल्बर्ट वेंदुरा। इन्होंने 1960-70s में इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया, और अपनी बुक में सेल्फ एफिकेसी के ऊपर। सेल्फ एफिकेसी है क्या? हमने इसको पहले डिस्कस किया है कि सेल्फ एफिकेसी इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ एफिकेसी इज़ योर पॉजिटिव बिलीफ अबाउट योर ओन कैपेबिलिटीज़। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हो ना कि आप कर सकते हो, ये आपकी सेल्फ एफिकेसी है। अब अगर आपका अपने बारे में ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन लेवल बाकियों से ज़्यादा होगा। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी में उन साहब का बेसिक
पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ अ पॉजिटिव बिलीफ अबाउट इट्स ओन कैपेबिलिटीज़, इट्स मोटिवेशन लेवल विल ऑटोमेटिकली ग्रो। तो अगर आप चाहते हो किसी को मोटिवेट करना, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दो कि आप कर सकते हो। यहाँ पे आके इसने कुछ तरीके बताए कि हाउ टू मेंटेन योर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। और वो 4 के 4 तरीके ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। और जिसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ऑटोमेटिकली उसका मोटिवेशन लेवल बाकियों से ज़्यादा हो जाता है। उसने वो जो 4 तरीके सजेस्ट किए थे, वो चारों तरीके यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हुए हैं। हम इन चारों को बारी बारी एक्सप्लेन कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, साथ हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहला तरीका उसने सजेस्ट किया इनएक्टिव मास्टरी। इनएक्टिव मास्टरी, इनएक्टिव का मतलब एक्टिवली कोई काम करना, मास्टरी सो यू मे बिकम मास्टर ऑफ दैट जॉब। इनएक्टिव मास्टरी का मतलब ये हम सबको पता है, जितना मर्जी हम थ्योरी पढ़ते रहें, जब तक घर जाके सवाल ना करें वो सवाल करने आते नहीं हैं। तो इनएक्टिव मास्टरी का मतलब खुद से करके कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना। और इसने इनएक्टिव मास्टरी को एक्सप्लेन ही ऐसे किया कि जब भी आप कोई जॉब किसी को खुद से करने देते हो ना, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एकदम इंक्रीज़ हो जाता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। मसलन यहाँ क्लास में कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन किया, फाइनेंस का क्वेश्चन किया, तो आपको लगता है कि समझ आ गई है, लेकिन घर जाके जब तक उसको एक दफ़ा खुद से कर नहीं लेते हो ना, उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। तो ये घर जाके खुद से करना ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दिस स्पेसिफिक मेथड इज़ कॉल्ड इनएक्टिव मास्टरी। कि एक्टिवली किसी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, किसी एक काम में इन्वॉल्व होना, सो यू मे बिकम मास्टर ऑफ दैट जॉब बाय प्रैक्टिसिंग दैट थिंग। जिस तरह हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इनएक्टिव मास्टरी कि इफ समवन इज कैपेबल टू परफॉर्म द जॉब बाय इटसेल्फ, इट्स कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज। दूसरा तरीका विकैरियस मॉडलिंग। विकैरियस का मतलब होता है देख के असर लेना। मॉडल कोई भी ऐसा बंदा जिसका बिहेवियर लगता है कि दिस इज़ द बिहेवियर विच शुड बी अडॉप्टेड। रोल मॉडल हम किसको कहते हैं? किसी को टीचिंग का शौक़ है, उसने किसी टीचर को रोल मॉडल बनाया। किसी को सिंगिंग का शौक़ है, उसने किसी सिंगर को रोल मॉडल बनाया। किसी को क्रिकेट का शौक़ है, उसने किसी प्लेयर को रोल मॉडल बनाया कि मैंने इसकी तरह खेलना है, मैंने इसकी तरह गाना है, मैंने इन टीचर की तरह पढ़ाना है। तो रोल मॉडल जो आपको लगता है कि इसका बिहेवियर मॉडल बिहेवियर है, इस तरह मुझे करना है। तो विकैरियस मॉडलिंग क्या है कि आपके सामने एक मॉडल आइडेंटिफाई कर देना है कि देखो भाई, जिस तरह ये कर रहा है इस तरह आप भी कर सकते हो। अब ये खुद से नहीं कर रहा, बल्कि ये किसी को करता देख के सीख रहा है कि हाँ यार, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मसलन अकाउंट्स ऑफिस में आपने ऑफिस को ज्वाइन किया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी आती, तो आपको एक सीनियर मैनेजर के साथ बिठाते हैं कि इनको बनानी आती है, यहाँ पास बैठ के सीखो। वो जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश बुक पासबुक का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो आप सारे पॉइंट्स उनके नोट करते हो। फिर आप देखते हो कि यार अगर ये इस तरह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये किसी मॉडल को देख के उसका इफ़ेक्ट लेना, अपने ऊपर असर लेना कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड विकैरियस इफ़ेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड विकैरियस मॉडलिंग। और उसके साथ लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू सी समवन एल्स डूइंग दैट टास्क। नीचे साथ उसकी एग्जांपल ली हुई है कि अगर हम किसी क्रिकेटर को, इमरान खान को क्रिकेट खेलता देख के हमारे अंदर भी शौक कॉन्फिडेंस आए कि हम भी इस तरह प्रयोग करने की कोशिश करें। तीसरा मेथड जो उन्होंने सजेस्ट किया सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने का, वो था वर्बल परसुएशन। वर्बल का मतलब ज़ुबानी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आपकी ज़ुबानदानी है, ये आपकी लैंग्वेज स्किल है। और परसू करना, किसी को किसी बात के लिए माइल करना। तो वर्बल परसुएशन से यहाँ मुराद ही ये है कि ज़ुबानी तौर पे किसी को ये एहसास दिलाने की कोशिश करना कि यू आर कैपेबल इनफ, यू कैन डू इट। आप कोशिश तो करो, आप कर सकते हो। ये जो अच्छी बातें शेयर करते हैं या कोई अच्छी बात सुन के हम उससे असर लेने की कोशिश करते हैं, ये इफ़ेक्ट कॉन्फिडेंस डेवलप करने का कहलाता है वर्बल परसुएशन। और है क्या, उसके साथ लिखा भी हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज समवन कन्विंसेस यू दैट यू हैव द स्किल नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो अच्छी बातें शेयर करते हैं, वो सारे के सारे इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए। तो वर्बल परसुएशन हो गई कि किसी बंदे को ज़ुबानी तौर पे
तकरीर से, बातों से इस बात का एहसास दिलाना कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू दिस। और चौथा तरीका, ये तरीके जिस तरतीब से लिखे हुए हैं ना, इसी तरतीब से इफ़ेक्टिव हैं। इनेक्टिव मास्टरी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि खुद करता है, बंदे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। विकैरियस मॉडलिंग, किसी दूसरे को करके देख के सीखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वर्बल परसुएशन, बातों से उसके अंदर एहसास होता है कि मैं कर सकता हूँ। अराउजल एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक इंट्रिंसिक फीलिंग है। इसका मतलब एक इनर फील आती है आपको कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं क्यों नहीं कोई काम कर रहा, मैं कोई अच्छे टास्क के ऊपर क्यों नहीं कर रहा। मैं जब आपको खुद से ये एहसास होता है ना कि इफ़ आई कैन ट्राई आई विल श्योरली डू इट, आई कैन, आई विल, मैं कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये आपके अंदर एक एहसास पैदा होना है कि इंट्रिंसिक फील आना, दिस फील इज़ कॉल्ड अराउजल। देर आर रेयर चांसेस, बहुत कम इस बात के चांसेस हैं कि खुद से एहसास हो, लेकिन एहसास होता है खुद से। अल्लाह ताला हर एक को रास्ता दिखाता है। तो अराउजल, इट इज़ एन एनर्जाइज्ड स्टेट, सो अ पर्सन गेट्स साइक्ड अप। साइक्ड अप का मतलब होता है कि उसको साइकोलॉजिकली अपने आप को अच्छा फील करता है। एंड परफॉर्म्स बेटर, इट इज़ एन इंट्रिंसिक फीलिंग दैट सेट समवन अप फॉर अ टास्क। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ तक हमारे पास होगी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, जो थी ही ये कि किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दो और वो काम करेगा। और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो 4 तरीके सजेस्टेड हैं, वो चारों के चारों तरीके ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती भी रहती हैं। खुद से एहसास दिलाना, खुद से प्रैक्टिस करने देना, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो हमारे पास मोटिवेशन की थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विक्टर वरूम, इन्होंने 1960-70s की बात है जब चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले एक जनरल सी बात आपने सुनी है जिससे हमें ये थ्योरी समझ आ जाएगी। हम जब कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे जहन में एक आउटकम होती है एक्सपेक्टेड। मसलन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके जहन में एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मैं पढ़ूंगा तो पेपर अच्छा होगा। अब पढ़ूंगा तो पेपर अच्छा होगा। अगर पढ़ने के बाद पेपर अच्छा होता है ना, तो यू फील मोटिवेटेड, हाँ यार वही हुआ जैसे मैंने सोचा हुआ था। लेकिन अगर बहुत सारा पढ़ के भी पेपर अच्छा नहीं होता ना, तो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। यार कितना पढ़ेगा सी, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, पेपर अच्छा ही नहीं हुआ। जब पेपर अच्छा होता है तो आप सोचते हो मार्क्स अच्छे आएंगे, वो रिवॉर्ड है। पढ़ा अच्छा, पेपर अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ, मार्क्स अच्छे आए। मार्क्स अच्छे आते हैं तो मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा होता है कि यार मेहनत की थी, पेपर अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ, मार्क्स भी अच्छे आए। ये है चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। विक्टर वरूम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर इज़ अ सिस्टमेटिक चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिटवीन योर एक्शंस एंड योर गोल्स। और वो चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस अगर बनी रहे तो बंदा मोटिवेटेड रहता है, और अगर कहीं पे भी वो चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस टूट जाए तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ पे आके उसने सिस्टमेटिकली एक चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस बनाई। अगर आप ये डायग्राम देखो, पहले हम इस डायग्राम को समझ लें, उसके बाद हम थ्योरी को डिफाइन करते हैं। उसने बताया कि इंडिविजुअल एफर्ट करता है सबसे पहली चीज़, क्यों, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। मीन्स इंडिविजुअल्स एफर्ट लीड्स टूवर्ड्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, पहली कड़ी, पहला जोड़। दूसरा जोड़, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिवॉर्ड देगी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जोड़, यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है। और जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उन रिवॉर्ड से उसके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। तीसरा जोड़, ये एक चेन ऑफ एक्सपेक्टेशन है जिसमें 3 जोड़ लगे हुए हैं। अगर ये 3 जोड़ लगे रहेंगे तो मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहेगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक बंदा हमें से चाहता है कि वो मोटरसाइकिल ख़रीद ले, बाइक ख़रीद ले, ये उसका पर्सनल गोल है। अब वो अच्छी सी मेहनत करता है कि मैं इस साल जो भी उसको टारगेट दिया हुआ है, मैं सेल्स टारगेट पूरे करूं। एफर्ट कर रहा है ताकि सेल्स टारगेट पूरे हों। ये एफर्ट है उसकी है सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए। सेल्स टारगेट क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जब सेल्स टारगेट पूरे होते हैं, कंपनी उसको कमीशन देती है। कमीशन देना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड। और जब रिवॉर्ड मिलता है कमीशन, तो वो उससे बाइक ख़रीदता है। बाइक ख़रीदना क्या है, पर्सनल गोल। अगर ये चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है तो उसका मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहता है, वो अगली दफ़ा और मेहनत करेगा। क्यों, पिछली दफ़ा जो गोल सोचे हुए थे वो पूरे भी किए, एफर्ट की, गोल पूरा हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कंपनी ने रिवॉर्ड दिया, कमीशन दिया तो मैंने उससे अपने गोल्स अचीव कर लिए। ये जो 1 2 3 है ना, ये 3 कड़ियाँ नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है। पहली कड़ी, पहला जोड़ है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन अगर पॉजिटिव होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है।
कि एफर्ट ज़्यादा कर रहा है तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हो रही है, उसका मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहेगा। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब एफर्ट इंक्रीजेज, परफॉर्मेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। हमें पता है डायरेक्ट ये पॉजिटिव रिलेशन का मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा हो तो दूसरा भी ज़्यादा हो। तो एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन पॉजिटिव होगा तो मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन। जब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो कंपनी उसका रिवॉर्ड भी दे, कंपनी उसका रिवॉर्ड देती है तो इट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा हो रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा हो। और तीसरा, रिवॉर्ड पर्सनल गोल्स रिलेशन। रिवॉर्ड जितने ज़्यादा मिल रहे हैं तो उससे हमारे गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। अब ये रिवॉर्ड गोल रिलेशन कई दफ़ा नेगेटिव भी हो जाता है। मसलन उस बंदे ने तो सोचा हुआ है कि मुझे कंपनी कैश देगी, मैं बाइक ख़रीद लूँगा, लेकिन कंपनी उसको कैश नहीं देती। कंपनी कहती है आपने इस साल टारगेट्स बहुत अच्छे अचीव किए हैं तो हम आपको मरी का ट्रिप दे देते हैं, आप मरी से सैर कराओ हमारे ख़र्चे पे। अब कंपनी ने रिवॉर्ड तो दिया है लेकिन वो रिवॉर्ड पर्सनल गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प नहीं कर रहा। और जब रिवॉर्ड पर्सनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ये चेन टूट गई है, वहाँ से एक कड़ी गायब हो गई है। और कड़ी गायब हो गई है तो उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल तो था बाइक ख़रीदना और वो गोल उसका पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आके मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करें और उस चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस में कहीं से वो चेन टूटने ना दें ताकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहे। अब देखो हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आर्ग्यूज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गिवन आउटकम। अब ये क्या है? In more practical terms, employees will be motivated to exert a high level of effort when they believe it will lead to a good performance appraisal, that a good performance appraisal will lead to an organizational rewards, and that the rewards will satisfy the employee's personal goals. अब ये जो तीन रिलेशन है ना, ये तीनों के तीनों रिलेशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन में। पहला, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन। और याद रखना है एमसीक्यूज़ में इसी तरह से पूछी होंगी चीज़ें ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप जो है इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी, कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन या एक्सपेक्टेंसी ये चीज़ है कि एक एम्प्लॉय परसीव करता है कि मैं एफर्ट ज़्यादा करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। दूसरा, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन को इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी के हाउ एन इंडिविजुअल्स एफर्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू रिवॉर्ड। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेलिटी है क्या? द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल बिलीव्स परफॉर्मिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल विल लीड टू द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जो रिवॉर्ड मिले हैं वो वैल्यूएबल भी हैं या नहीं, वो है रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशन। इसको कहते हैं वैलेंस। वैलेंस का मतलब वैल्यूएबिलिटी, कि जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि उसके नज़दीक वैल्यू तो मोटरसाइकिल की है, मरी की सैर की नहीं है, तो अगर कंपनी उसको कैश देती है, बाइक ख़रीदता है, तो ये चीज़ बैलेंस में आएगी, ये चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल होगी। तो रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशन है ही ये कि इट इज़ द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड सेटिस्फाई इन इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स और नीड्स एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दोज पोटेंशियल रिवॉर्ड फॉर द इंडिविजुअल। यहाँ पे आके मोटिवेशन का फॉर्मूला इन्होंने डेवलप किया कि एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू वैलेंस इज़ इक्वल टू मोटिवेशन। और इसमें से कोई भी नेगेटिव या ज़ीरो होगी तो सब की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मोटिवेशन ही ज़ीरो हो जाएगी। हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो सब ज़ीरो है, कोई माइनस होगा सारी वैल्यूज़ माइनस में चली जाएंगी। तो इसने कहा कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वैलेंस, ये तीन इंपॉर्टेंट जोड़ हैं। ये जोड़ जो हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, और कहीं पे भी ये चेन ऑफ एक्सपेक्टेशन टूटे ना। टूट जाएगी तो मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा और चेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस बनी रहेगी तो बंदा मोटिवेटेड रहेगा। ये वाली थ्योरी कहलाई एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जो मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी है इक्विटी थ्योरी या थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।